वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना चाहता हूँ, बहुत सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बट मैं 2 वर्ड्स में समराइज़ करना चाहता हूँ। एक है डिसिप्लिन और दूसरी है ऑनेस्टी। आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है, किसी और से नहीं, खुद से ही ऑनेस्ट रहना है। और आप प्रिपरेशन ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर दिन आपको प्रीवियस योरसेल्फ से खुद को बेटर बनाना है। Hello everyone, welcome to Chamomile TV Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Jaspal Singh, a plus educator on an Academy platform. I've been teaching for GATE Engineering Services and several state services examination for more than 11 years now and helping lakh of students to achieve their dream. GATE results are out now. It is considered to be one of the toughest examination in our country. Approximately 10 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स जो इसे क्वालिफाई करते हैं IITs में या PSUs में सीट सिक्योर कर पाते हैं. If I give you a brief about this examination, by cracking this examination, you can get a seat into IITs, NITs and several reputed institutes of our country. आपका रिक्रूटमेंट PSUs में हो सकता है गेट के स्कोर पे. इनफैक्ट बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट स्कोर को कंसिडर करती हैं अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए. सो इट इज़ अ बेंचमार्क फॉर योर हायर स्टडीज़. इट इज़ द बेंचमार्क फॉर गेटिंग इनटू योर ड्रीम जॉब. क्योंकि रिजल्ट गेट का आया है और गेट में एक टॉप रैंक लाना हर एक एस्पिरेंट का ड्रीम होता है. ऐसा ही एक एस्पिरेंट हमारे साथ है आज जो एक नहीं दो सिंगल डिजिट रैंक अचीव किया है गेट 2022 के अंदर. I have Saurabh Singh with me. He has secured AIR 1 in environmental science. He has secured AIR 3 in civil engineering. So I would like to welcome Saurabh and I would like to share his journey of preparation and to secure a top rank in GATE examination. So Saurabh, I welcome you. Team, Saurabh कहाँ है? सर जस्ट एक मिनट, रिजल्ट्स अभी आए. सौरभ अभी बिजी है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली से अपने रिजल्ट एंजॉय करते हुए. बस 2 मिनट में वो आके आ गए. ओके. हेलो सौरभ. हाँ जी सर. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस बिग अचीवमेंट ऑफ योर्स. मैं तो अभी सिंक इन कर रहा हूँ आपकी इस अचीवमेंट को कि एक रैंक लाना सपना होता है एक एस्पिरेंट का. आप एक ही एग्ज़ाम में दो टॉप रैंक लेके आए हैं. क्या फीलिंग है अभी आपके पास? क्या फील कर रहे हो? क्या आ रहा है आपके मन में अभी? सर अभी तो मैं काफ़ी ओवरवेल्म्ड हूँ, यहाँ तक कि अभी मैं उस फीलिंग से निकला नहीं हूँ. अभी तुरंत मेरी पापा से बात हुई है. सिंगल डिजिट तो मेरा ड्रीम था, बट एक दिन में 2 सिंगल डिजिट रैंक ऑल इंडिया रैंक मुझे मिलेगी, ये तो सर मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर है. और रियली आई एम ओवरवेल्म्ड बाय दिस. रियली इट्स अ बिग, वेरी बिग अचीवमेंट. सौरभ, कैन यू टेल कि आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने स्कूलिंग कहाँ से करी एंड हाउ यू वर एज अ स्टूडेंट? जब आप अपने स्कूल में थे कैसे स्टूडेंट थे? वर यू स्टूडियस और वर यू नोटोरियस? सर मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग गोरखपुर में द पिलर्स पब्लिक स्कूल से की थी. वाइल एट स्कूल एकेडमिकली तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, बट मुझे टीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ माई नोटोरियस एक्टिविटीज़. इवन ऐसा होता था कि लाइक 10th और 12th में मेरे पेरेंट्स को बोला गया था आपका बेटा मार्क्स तो लाएगा बट केवल स्कूल में लाएगा, बोर्ड में नहीं लाएगा. इसकी हरकतें सही नहीं है. बट सर ठीक है, मैंने डिसिप्लिन बनाए रखा और फिर उसके बाद स्कूल में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए. 97.2% आई स्कोर्ड इन 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन. दैट वाज अनदर बिग मूवमेंट आई लाइक टू. इट्स ह्यूज. यस. ओके. सौरभ, कैन यू टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली? कितने सिबलिंग्स हैं आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? उनका क्या रोल रहा आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट के अंदर? सर सबसे पहले तो मैं अपने पापा मम्मी और मेरे भाई को थैंक करना चाहता हूँ फॉर ऑल व्हाट आई एम टुडे. My father is a junior engineer in the rural engineering services and my mother is homemaker. My brother has completed his MBBS and he is doing his MD. So my brother is a doctor. और मेरा भाई स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है मेरे लिए इन ऑल माई डिसीजंस, चाहे वो जॉब छोड़ने वाला डिसीज़न हो या जॉब लेने वाला डिसीज़न हो या प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला डिसीज़न हो. तो मतलब शुरू से ही घर पे माहौल पढ़ाई का रहता था कि नहीं मुझे जॉब ही करनी है, मेरे को कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है.
मतलब कोई और बचपन में आपका कोई गोल हो, नहीं मुझे तो क्रिकेटर बनना है, या मुझे किसी स्पोर्ट्स में जाना है, या मुझे एक्टिंग का शौक है, कि नहीं बचपन से ही हमें पढ़ाई करनी है बस? हाँ जी सर, आप कह सकते हो बचपन से ही पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा माहौल था, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को नेगलेक्ट किया। मैं और मेरे कज़न्स, मेरा भाई, हम लोग क्रिकेट खेलते रहते थे। इवन आज भी जब मैं घर जाता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ रोज़ सुबह क्रिकेट खेलने आता हूँ। ये अलग बात है, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छे से नहीं आता है, बट कोशिश करता हूँ मैं। तो सौरभ, हाउ यू लैंडेड अप इनटू इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड कैसे चूज़ करी है आपने? सर बचपन से मैंने आईटी के बारे में सुना था। मुझे ये नहीं पता था आईटी होती क्या है, मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था बीटेक क्या होता है, बट मुझे पता था आईआईटी कुछ होती है और मुझे आईआईटी जाना है। तो सर उसके बाद मैंने मेरे सीनियर्स जो आईआईटी में ऑलरेडी हैं उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लिया। उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की और फिर आईआईटी क्रैक किया। तो मतलब वो ड्रीम भी आपने अपना पूरा कर लिया? हाँ, वो ड्रीम भी मैंने आईआईटी क्रैक करने का ड्रीम, इट वाज अ बिग ड्रीम एट दैट टाइम। वो कहाँ से करी आपने ग्रेजुएशन? मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से की। 2016 टू 2020 बैच का स्टूडेंट था। सो एंड व्हाट वाज योर ग्राफ इन योर इंजीनियरिंग आल्सो? जैसे जब आप स्कूल में थे तब तो आपने बताया कि आप नोटोरियस टाइप थे, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद हमारा इकोसिस्टम पूरा चेंज हो जाता है। तो कॉलेज में जो इन्वायरमेंट था वो सपोर्टिव था आपके एग्जामिनेशन के लिए, या वहाँ पर तो इतने सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं हमारे लिए? सो हाउ यू डिसाइडेड कि नहीं आपको गेट की ही प्रिपरेशन करनी है और ऐसे ही क्रैक करना है? सर बचपन में जैसा मैंने बताया, हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं था आईटी के बारे में। तो हमें ये तो बता दिया गया आईटी क्रैक कर लो, बट आईटी में जाके करो क्या ये किसी ने नहीं बताया। तो सर फर्स्ट सेमेस्टर गया मैं। फर्स्ट सेमेस्टर पता नहीं था करना क्या है, पढ़ाई नहीं की, थोड़ा इधर उधर की एक्स्ट्रा करिकुलर्स किया, बट पढ़ाई नहीं की। तो मेरी CGPA आई 6.1, जो कि बहुत बुरी तो नहीं थी, बट एवरेज से बिलो थी। ओके। हाँ, ओके। तो उसके बाद सर मुझे उस टाइम बुरा नहीं लगा, बट धीरे धीरे बुरा तब लगा जब 9 पॉइंट पाने वाला लड़का 6.1 ला रहा है। मुझे लगा कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं अपना फुल 100% नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद सर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, डेडिकेटेड पढ़ाई, जैसे मैं प्रिपरेशन के टाइम पे करता था वैसी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। फॉर योर कॉलेज और फॉर गेट एग्जामिनेशन? फॉर माई कॉलेज सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। फिर तो उसके ये बाद कैसे डिसाइड किया कि आपको गेट के लिए प्रिपरेशन करनी है? सर गेट के लिए प्रिपरेशन मैंने डिसीज़न थोड़ा लेट लिया, मेरा ऐसा मानना है। मैं 3rd ईयर और 4th ईयर तक डिसाइडेड नहीं था मुझे गेट देना है, गेट और ESC देना है। बट मेरा ये था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग पसंद थी, तो मैं बुक्स पढ़ते रहता था। तो बुक्स की वजह से मुझे इन डेप्थ नॉलेज हो गई थी कॉन्सेप्ट्स की। हाँ, मैंने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं लगाए थे, बट कॉन्सेप्ट्स मुझे बहुत क्लियरली आते थे। तो फिर जब मैंने जॉब किया, प्लेसमेंट ले लिया, मेरा जॉब प्रोफाइल था एक एनालिस्ट का, जो कि बहुत अच्छा प्रोफाइल है और उसमें मैथ्स यूज़ होती है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बट फिर भी जो काम था, मुझे ऐसा लगता था मैं ये काम कर नहीं पाऊँगा ज़्यादा दिन, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है आपको काम में तो आप कितने दिन ही करोगे। ऐसा सोच के मैंने फिर जॉब को छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के डिसीज़न में मेरे भाई ने और मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया मुझे गेट लिखना है और गेट 2022 का टारगेट मैंने वहीं पे सेट किया। ओके, मतलब आपने ये डिसाइड किया कि गेट का एग्ज़ाम देना है, आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली, आपने जॉब भी करके देख ली। इसका मतलब आपने काफ़ी लेट डिसाइड किया कि गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और उसे क्रैक करना चाहिए। ये कॉमन डाउट होता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में कि व्हाट इज द एप्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द गेट। जैसे आपने जॉब में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने प्रिपरेशन करी, तो इसमें 1-2 साल का गैप आया। और अगर हम कैरियर वाइज देखें, ये 1-2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपके हिसाब से आपको कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए थी? सर मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको सारी पॉसिबल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जब पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपका गेट तो एक अपॉर्चुनिटी है ही, उसके अलावा डायरेक्ट कॉलेज में रिसर्च करना, नॉन कोर सेक्टर में जाना। नॉन कोर सेक्टर में आप कोडिंग कर सकते हो, आप एनालिटिक्स में जा सकते हो। उसके अलावा एक जो कन्वेंशनल तरीका है कि प्लेसमेंट में बैठ जाओ, कुछ भी नहीं आता हो प्लेसमेंट में बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो आप सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करते करते कभी कभी देर हो जाती है। हम 4th ईयर में आ जाते हैं, हमें डिसाइडेड नहीं रहता है। तो अगर आपका किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है तो आप कोशिश ये करो कि 1st ईयर आराम करो, 2nd ईयर के एंड तक आप एक टारगेट बना लो। लाइक मुझे गेट देना है तो 2nd ईयर के एंड तक आप डिसाइड कर लो गेट देना है। आपके पास फिर 2 ईयर का एडेड एडवांटेज होगा अदर कैंडिडेट्स के ऊपर जो कॉलेज के बाद स्टार्ट करते हैं कि उन्हें क्या करना है। सो सेकेंड ईयर जब हमारा कंप्लीट हो जाए और जब हम 3rd ईयर में एंटर करने वाले हैं, ये बेस्ट टाइम है किसी भी एस्पिरेंट के लिए गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। रीज़न बीइंग
इस मोमेंट पे आपकी मैच्योरिटी इतनी डेवलप हो जाती है कि आप चीज़ों को समझ पाओ। फर्स्ट ईयर में क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमन होते हैं, दूसरी ब्रांचेस के टॉपिक्स भी हमें पढ़ने पड़ते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते। तो एक साल और लेके हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो मेरे हिसाब से भी थर्ड ईयर की स्टार्टिंग या सेकेंड ईयर जब आपने कंप्लीट किया, ये बेस्ट टाइम होता है अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। और जब आप प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को उठाइए जो आपके सेमेस्टर के साथ बैच करते हैं, ताकि कोई एडिशनल बर्डन नहीं आए आपके ऊपर। एग्जैक्टली सर, जैसे हमें सेमेस्टर को और गेट की प्रिपरेशन को अलग करके नहीं चलना है, क्योंकि Exactly, सेमेस्टर में जो आता है वो मोर और लेस सबसेट होता है गेट के सिलेबस का, या फिर गेट उसका सबसेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स कितना आपको पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली तो हमें दोनों को पैरेलली लेके चलना है, दैट वुड बी मतलब सेम चीज़ें लेके चल रही है, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। तो जो टॉपिक्स आपके एक सेमेस्टर में आप उसी की प्रिपरेशन करो, बट प्रिपरेशन इस लेवल तक की करो कि आपका सेमेस्टर एग्जाम भी क्लियर हो और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्लियर कर सकें। ओके सौरभ, नाउ कैन यू टेल कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी इफ आई स्टार्ट विद, आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? व्हाट शेड्यूल यू हैव मेंटेन्ड? क्योंकि आपने तो डेडिकेटेडली जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करी, और बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब छोड़ते हैं या जो जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको ये टाइम मैनेजमेंट नहीं समझ में आता कि कैसे वो टाइम को मैनेज करें इस तरीके से कि इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर कर पाए। इन द बिगनिंग सर, मैंने सोचा था कि मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर लूँगा। ऐसा मुझे लगता था कि गेट का प्रिपरेशन जॉब के साथ किया जा सकता है। बट एक महीने में मुझे समझ में आ गया कि एटलीस्ट मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो आप अपना जॉब पे 100% दे सकते हो या गेट की प्रिपरेशन पे 100% दे सकते हो, और दोनों दूर दूर तक कोरिलेटेड नहीं थे। तो फिर सर मैंने जॉब छोड़ने का डिसीज़न लिया, जैसा कि आपको बताया। फिर जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, लाइक जो सब्जेक्ट्स बेस बनाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और डिज़ाइन सब्जेक्ट्स, वो मैंने कॉलेज में काफ़ी हद तक पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं सब्जेक्ट से स्टार्ट किया। हाउएवर, इट डज़ नॉट मीन कि कोई एक ऑर्डर होता है सब्जेक्ट्स को करने का, जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो उसमें आप कर सकते हो। तो उन सब्जेक्ट्स को मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे इरिगेशन, सर्वेइंग, हाईवे, बाकी सब्जेक्ट्स फिर कंप्लीट करता रहा। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एक साथ 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलता था। पैरेलली? हाँ, मैं मोस्टली एक सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एस्पेक्ट से था और दूसरा सब्जेक्ट फ्लूइड एस्पेक्ट से था। तो ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। ओके, सो मैसेज हियर फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करोगे, कोई प्री डिफाइंड सीक्वेंस नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही कॉमन डाउट है जो लोग पूछते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पैरेलली दूसरे सब्जेक्ट के साथ ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर कंफर्टेबल विद इट। सजेस्ट मैं ये करूँगा कि आप एक टॉपिक पेपर 1 से लीजिए, एक टॉपिक पेपर 2 से लीजिए, जैसे आपने भी यही बताया, और एक सब्जेक्ट को हम लाइट रख सकते हैं, सो दैट बैलेंस वे में आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाए और कोई बर्डन भी नहीं है आपके ऊपर। मतलब जब आपको ये फील होने लग जाएगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक वो एडिशनल बर्डन आता है, पर जब आप उसको नॉर्मली लेके जा रहे हो विदाउट एनी बर्डन, तो एफिशिएंसी और आउटपुट भी बढ़ जाता है उससे। तो सौरभ, जैसे आपने ये अपनी स्ट्रेटजी बताई कि डेली आप क्या करते थे, इसमें मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा कि आपका मोडस ऑपरेंडी क्या होता था? मतलब आप किस मटेरियल को फॉलो करते थे? नोट्स फॉलो करते थे या बुक्स फॉलो करते थे या कोई लेक्चर्स देखते थे एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए? मतलब सब्जेक्ट वाइज, जैसे अभी आपने सब्जेक्ट वाइज बताया कि आप स्ट्रक्चर का एक टॉपिक लेते थे और एक फ्लूइड का एक टॉपिक लेते थे अपनी प्रिपरेशन के लिए, पर जब स्ट्रक्चर और फ्लूइड का टॉपिक लेते थे, मटेरियल क्या होता था? व्हाट मटेरियल यू वर फॉलोइंग? सर जैसा कि स्ट्रक्चर और फ्लूइड तो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं गेट एग्जाम के लिए। स्ट्रक्चर और फ्लूइड सबसे पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो कॉलेज में पढ़ा था, उसके लिए मैंने बुक्स से पढ़ी थी। स्ट्रक्चर के लिए आर सी हिबलर, जो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक से स्टार्ट होते हुए और आपको एडवांस लेवल तक ले आती है। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए FM वाइट और फॉक्स मैकडोनल्ड करके बुक आती है। ये दोनों बुक्स मैंने कॉलेज के टाइम पे पढ़ी हुई थी। उसके बाद जब मैंने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब मैंने सारी बुक्स को ड्रॉप कर दिया। इन बुक्स से मुझे काफ़ी अच्छा खासा आइडिया मिल गया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है। तो उसके बाद फिर मैंने सिर्फ गेट ओरिएंटेड जो क्लास नोट्स होते हैं, सिर्फ उनसे सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की थी। सो आप सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई एस्पिरेंट अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो वो बुक फॉलो करे पहले या डायरेक्टली नोट से ही स्टार्ट करे? सर मेरे ओपिनियन में, अगर वो एस्पिरेंट अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, तो कॉलेज में सेमेस्टर में जो बुक्स चलती है उनको, प्लस जो क्लासरूम के नोट्स हैं, क्लासरूम मतलब कोचिंग के नोट्स हैं,
उनको, इन दोनों को साथ में लेके चलता हुआ करे। बट अगर कोई कैंडिडेट अगर 8 महीने का प्रिपरेशन ही उसको प्रिपरेशन टाइम है उसके पास, Exactly. तब फिर वो बुक्स तो रेफर ऑप्शन ही नहीं है, बुक्स तो उस केस में ऑप्शन ही नहीं है, वो बुक्स को रेफर नहीं कर उसमें वॉल्यूम ही इतना होता है कि कवर ही नहीं कर पाएंगे। आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बता सकते हैं कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी, क्योंकि ये बहुत कॉमन डाउट होता है सर स्टैंडर्ड बुक्स बता दीजिए जो हम फॉलो करें। हाउएवर प्रैक्टिकली वी नो दैट कि अगर बुक्स बता भी देंगे उनको रिगरसली पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल आप बाकी कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको ध्यान हो उसकी रेफरेंस बुक्स बता सकते हैं। एग्जैक्टली सर, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे हमारे कॉलेज में चलती थी क्रैंडल, एक क्रैंडल की मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स करके बुक आती है, वो बहुत ही कॉन्साइज और बहुत ही टू द पॉइंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है वी शुड से। बट फिर सर वही बात आती है, अगर आप क्रैंडल पढ़ रहे हो तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइम होना चाहिए, टाइम होना चाहिए आपके पास पूरा सेमेस्टर का, और आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप 2-2 टॉपिक उठा के मोर सर्कल उठा के आप पढ़ लिए, फिर उसके पीछे की आगे की चीज़ें आपको फिर पता नहीं चलती है। तो अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ो, पूरा टाइम निकाल के पढ़ो, नहीं तो फिर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत आई गेस नहीं है एज फार एज गेट कंसर्न है। ओके सौरभ, नाउ यू कैन टेल कि आपने मटेरियल बता दिया अपना, आपकी इस प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट का क्या रोल था? मतलब आप क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करते थे, PYQs लगाते थे नहीं लगाते थे, और कितनी फ्रीक्वेंसी पे आप इसको प्रैक्टिस करते थे, कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने चाहिए कि आपके जैसी रैंक ला सके? सर जो गेट प्रिपरेशन है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी कम इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हमारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग है तो जनरली ये देखा गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी अच्छी होती है, बट इसके लिए हमें प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से हर चैप्टर में 40 to 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। उसका बेस्ट सोर्स ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपके क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बेस्ट सोर्स है। क्योंकि कॉमन डाउट होता है एस्पिरेंट्स का, सर कौन सी बुक फॉलो करें क्वेश्चंस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको गेट लेवल के प्रॉब्लम्स किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर दी प्रॉब्लम्स फॉर गेट इज़ PYQs ओनली। तो आप नोट्स को फॉलो कीजिए, PYQs लगाइए जितने मैक्सिमम लगा सकते हैं, एंड इट विल बी सफिशिएंट टू क्रैक गेट विद अ गुड रैंक। सौरभ, मूविंग फॉरवर्ड, फिर से एक कॉमन डाउट आता है कि सर जब भी हम पढ़ते हैं उस समय तो समझ में आ जाता है, पर जब हम दूसरा टॉपिक उठाते हैं पहले वाला टॉपिक हम भूल जाते हैं, तो इसको रिटेन कैसे करके रखें? सर जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अगर मैं बताऊं मेरे नोट्स कितने थे तो एटलीस्ट 10,000 पेजेस के सिर्फ मेरे नोट्स थे। 15 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, 15 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो वो 10,000 पेजेस दोबारा रिवाइज करना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो उनको मैंने समराइज कर दिया था अराउंड 300 और 600 पेजेस में, शॉर्ट नोट्स में, जिनको मैं शॉर्ट नोट्स बोलता हूँ। तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं एग्जैक्टली, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ होता है, छोटे फ़ॉन्ट में, क्वेश्चंस एक्सक्लूडेड रहते हैं उसमें। और उस शॉर्ट नोट्स को मैं एटलीस्ट 5 से 6 बार पढ़ चुका। मतलब ऐसा हो गया मेरे साथ कि आप कोई भी एक रैंडम पेज उठाओगे, मुझे पता होता है मेरे शॉर्ट नोट्स में क्या लिखा है वहाँ पे, उसके आगे पीछे का मुझे थोड़ा भी डिटेल्स पता चले, मैं एग्जैक्टली बोल दूंगा आगे पीछे क्या लिखा है। रिवीजन आप कंटिन्यूअसली रिवीजन इतनी बार करना है कि हमारे अंदर इंट्यूटिवली चीज़ें आने लगे, रादर देन फिर दिमाग में ले आके माइंड मैप में खोजने से अच्छा हमारे अंदर से डायरेक्टली चीज़ें आने लगे। और ये करने से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड होती है वो भी हमारी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ जाती है, और जो सवाल की अंडरस्टैंडिंग है वो भी कंपैरेटिवली बेटर होती है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा माइंड इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता जो स्टेटमेंट लिखी हुई है। वो स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, दैट वी शुड बी थरो विद अवर नोट्स। ओके सौरभ, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मतलब आपे आगे क्या सोचा है कि मतलब आपको सिविल में ही अपना करियर बनाना है? जैसे आपने बोला कि आपने पहले जॉब करी, वो सिविल से रिलेटेड नहीं थी, अगेन यू स्विच बैक टू सिविल इंजीनियरिंग, आपने प्रिपरेशन करी गेट के लिए, नाउ यू आर थ्रू विद इट, सो यू विश टू मेक योर करियर इन सिविल इंजीनियरिंग, यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री, या आगे भी आपके पास स्कोप है इसको चेंज करने का? सर अभी तो मेरे जो प्लान्स ये हैं कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में ही कंटिन्यू करूँगा, बट सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला डेटा एनालिटिक्स पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, तो आजकल स्पेशली हाइड्रोलॉजी में, एडवांस हाइड्रोलॉजी में हम न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं, रेनफॉल प्रेडिक्शन वगैरह चीज़ों में। अपने जियोमेट्रिक्स में बहुत ज़्यादा AI का यूज़ होता है। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे फील्ड्स को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जिसमें आप डेटा प्लस सिविल इंजीनियरिंग को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। आई गेस ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे स्टार्टअप्स के थ्रू मिल सकती है, मुझे इवन
कॉलेजेस रिसर्च के थ्रू मिल सकती है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती है अपार्ट फ्रॉम आईटीज एंड ओके, आईआईएस। मतलब आप कन्वेंशनल तरीके को बीट करके एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग को। एग्जैक्टली सर। तो सौरभ, आप मॉक टेस्ट के बारे में बता रहे थे कि मॉक टेस्ट की क्या प्लेस होती है हमारी प्रिपरेशन के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि डू वी हैव टू ओनली गिव द मॉक टेस्ट? क्या मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट लिखते जाना है कि जितने अपॉर्चुनिटीज़ मिले या जितने सोर्सेज मिले मुझे, मैं सब जगह जाके बस मॉक टेस्ट को अपेयर करता रहूँ, या इससे कुछ हमें एनालिसिस करके उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है? सर ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि लोग क्या करते हैं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उनके सामने आते हैं वो लगाते जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला कि जो आपका थ्योरी है वही आपका बेस होगा आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी का। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी थ्योरी होगी उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी। तो Exactly. पहले से आप अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद क्लास नोट्स के क्वेश्चंस लगा लो, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट शुरू करने हैं। अब मॉक टेस्ट कई तरह के होते हैं, एक होते हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो अभी इनिशियल स्टेजेस में और मिडिल स्टेजेस में फुल लेंथ और मल्टी सब्जेक्ट वाइज तो आपको नहीं देने हैं, वो आपको एंड के लिए रखना है। एंड में उससे आपका ओवरऑल प्रिपरेशन का एनालिसिस होगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, जब एक सब्जेक्ट पूरा होता है उसके आप क्लास नोट्स और पीवाईक्यूज कर लियो, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ मॉक टेस्ट देने पे हमारा काम नहीं रुक जाता है। लेटेस्ट से अगर मॉक टेस्ट 1 घंटे का है तो हमें उस 1 घंटे के हिसाब से 1 घंटे में 20 मिनट्स उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस पे देना होता है टेस्ट के बाद। एडिशनल? हाँ, एडिशनल 20 मिनट्स 1 घंटे के ऊपर एनालिसिस पे देना होता है। उस एनालिसिस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो न सिर्फ हमारे जो क्वेश्चंस गलत हुए उनको देखना है, बल्कि जो सही हुए उनको भी देखना है, क्योंकि कभी कभी हम सही कर देते हैं, गलती से सही कर देते हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चंस उनको देखने हैं। जो क्वेश्चंस हमें लगता है हमने गलती से गलत कर दिए उनमें डायरेक्टली सिर्फ एक पॉइंट आप नोटबुक में नोट कर सकते हो कि क्या क्या गलती की है, और जो क्वेश्चंस आपको नए लग रहे हैं वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। ओके, मतलब पूरी एनालिसिस करनी है हमें उसकी, जो भी हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं उसको फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अप्लाई भी करना है। एग्जैक्टली। और ये ट्रैक करते जाना है आपको कि आपकी परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे वेरी कर रही है, और वो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करते जा रहे हो, अपनी गलतियों से सीखते जा रहे हो मॉक टेस्ट देके, तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर ग्राफ विल इंक्रीज। आपकी गलतियाँ कम होती जाएंगी, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, एंड यू विल फील मोटिवेटेड टू गिव दी एग्जामिनेशन। ये इससे मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हम सिर्फ मॉक टेस्ट अगर देते जाते हैं और उसके बाद अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करते हैं, तो हम ऐसा देखेंगे कि 10 मॉक टेस्ट के बाद हमारा स्कोर उतना ही रहेगा जितना फर्स्ट मॉक टेस्ट में था। एग्जैक्टली। बट एक बार गलतियों को एनालाइज करने लगेंगे तो 100% श्योर है कि आपका मॉक टेस्ट टू मॉक टेस्ट स्कोर बढ़ता रहेगा। और certain अगर है स्कोर बढ़ेगा। नहीं बढ़े तो एक डीमोटिवेशन भी आ जाती है, और फिर अल्टीमेटली हम टेस्ट देना ही बंद कर टेस्ट देते देना ही बंद कर देते हैं। हैं। डेफिनेटली, सो अ वेरी गुड लेसन फॉर यू ऑल पीपल। सौरभ, कैन यू टेल कि अब अगले, अगर मैं 10 साल का स्ट्रेच लूँ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स? मतलब अगले 10 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? सर इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कन्वेंशनल प्लस जो नॉन कन्वेंशनल सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है उनमें, सो दैट मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट दिखना चाहिए टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंट्री। ओके, दैट वुड बी ग्रेट थिंग फॉर मी अगर मेरा छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन दिखता है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। ओके, मैं यही चीज़ पूछना चाहता था आपसे कि 10 ईयर बाद भी आप सिविल को पकड़ के बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? मीन्स यू सी योर सेल्फ डूइंग समथिंग इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? एज ऑफ नाउ इट सीम्स, एंड दैट्स ग्रेट, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम बीच में अपने कैरियर पाथ को चेंज कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ द टाइम। आपने 4 साल अपनी इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट किए, फिर उसके बाद इतनी मेहनत करके एक एग्ज़ाम निकाला। सो आई थिंक हमें उसी में अपना कैरियर बनाना चाहिए, उसी में एक्सेल करना चाहिए और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर हमारी इतनी अच्छी रैंक आई है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग डिफरेंट विद अस, हमारे में कुछ ना कुछ अलग चीज़ है, और उससे अगर हम कुछ भी बेनिफिट कर सकते हैं सोसाइटी का और कंट्री का, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। सो अगेन अ वेरी गुड थॉट on what you see yourself in next 10 years. थैंक यू सर। सौरभ, I just realized कि आपने ये मेंशन किया कि जब आपके नोट्स की पढ़ने की बारी आई तो 10,000 पेजेस से आपके पास, और उसको आपने कंसाइज करके 600 पेजेस अराउंड उसको स्क्वीज़ कर लिया। तो मतलब ये कैसे करते हैं? काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो बहुत वास्ट है, नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर? सर इन द अर्ली फेज ऑफ प्रिपरेशन में ही मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अगर वो 10,000 पेजेस को 600 में कंसाइज करना है और ये काम मैं लास्ट में करता हूँ तो फिर तो नहीं कर पाऊँगा, डेफिनेटली नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ऐसा करता था, जैसे क्लास लेक्चर्स हो रहे हैं
तो पहला काम तो ये करता था, क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको मैं रिवाइज़ करता था, और दूसरा काम आज के लेक्चर से 2 दिन पीछे में चलता था, और उन 2 दिन पीछे के नोट्स को मैं शॉर्ट नोट्स में समराइज़ करता था। लाइक 10 से 20 पेजेस के नोट्स को मैं 2 से 3 पेजेस में समराइज़ कर देता था, सो दैट जो पीछे की चीज़ों से मेरा टच भी ना गायब हो जाए और मेरे शॉर्ट नोट्स भी साथ में साथ साइमल्टेनियसली बनते रहे। ओके, मतलब आप जब नोट्स को पढ़ते थे तो आप जब रिवीजन करते थे उन्हीं चीज़ों का तो शॉर्ट नोट्स बना लेते हाँ, थे। शॉर्ट नोट्स और रिवीजन मेरा पैरेलली चलता Parallelly चल था, रहा और जो होता नेक्स्ट रिवीजन साइकिल्स होती थी वो उस शॉर्ट नोट्स के थ्रू होती थी। ओके, सो अगेन अ वेरी गुड सजेशन फॉर ऑल यू पीपल कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं और साथ में उसको कैसे रिवीजन के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये 2 बहुत मेजर रोड ब्लॉक्स होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो प्रिपेयर कर रहा होता है कि सर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, अगर बनाऊँ तो तरीका क्या होना चाहिए, दूसरा अगर रिवीजन करूँ तो कैसे करूँ, व्हाट शुड बी द अप्रोच। तो सौरभ की स्ट्रेटेजी ये थी कि दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चलते थे, तो इससे टाइम सेविंग भी हो जाएगी। और सर एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा माइक्रो नोट्स बना देते हैं। ओके, उसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ही लिखते हैं, बट एग्जैक्टली मेरे हिसाब से सर फिर हम उसी चीज़ों पे कन्फाइंड रह जाएंगे। फिर इन द एंड ऑफ द ईयर हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें आती रहेंगी जो हमारे शॉर्ट नोट्स में लिखी हैं। तो मेरा शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते थे, तो मेरे हिसाब से वैसे ही शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जिसमें आपको सारे कंटेंट लिखना है। मतलब आप बहुत ज़्यादा भी शॉर्ट नोट्स का मतलब ये था कि उसमें फॉन्ट की साइज छोटी, फ़ॉन्ट की साइज छोटी, पर कंटेंट उतना ही था। कंटेंट तो शॉर्ट नोट डजंट मीन कि आपको कंटेंट स्क्वीज कर लेना है, आपको साइज छोटी कर लेनी है। कंटेंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको उसके अंदर मेंशन करना ही है, ताकि कोई भी चीज़ पे आप अपनी प्रिपरेशन को कॉन्सेंट्रेट ना करें। शॉर्ट नोट्स मेनली एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है कि 10,000 पेजेस पढ़ने से अच्छा 600 पेजेस 600 पेज पढ़ लो, पर कंटेंट उतना ही होता है, कंटेंट ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। ओके, तो सौरभ कैन यू थ्रो सम लाइट कि अगर मैं अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी को ब्रेक करूं, जैसे आपने अभी जो रिवीजन का मेरे को तरीका बताया वो तो मुझे पूरे साल ही फॉलो करना है, पर जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास आने लगता है आई हैव टू इंक्रीज दिस फ्रीक्वेंसी, मुझे फ्रीक्वेंसी को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। तो आप ये बताएंगे कि रिवीजन के पैटर्न में या फ्रीक्वेंसी में या तरीके में कोई चेंज आना चाहिए 1 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन, देन 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, और जब मेरा एग्जाम है उससे 1 दिन पहले मैं क्या करूँ? एग्जैक्टली सर, जैसा कि क्रिकेट में हम बोलते हैं कि जो लास्ट के स्लॉग ओवर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन की जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे 2 मंथ्स में रैंक्स का अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरी ये एडवाइस होगी कि आप एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले तक वो सिलेबस पूरा कर ले जो आपने सोचा है पूरा करने का। अगर आपने 100% पूरा करने का सोचा है तब तो अच्छी बात है, बट अगर आप 100% नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट 80 to 90% सिलेबस आप 2 महीने पहले कंप्लीट कर लो। बोथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल? बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। उसके बाद फिर रिवीजन की एक स्ट्रेटजी बनाओ। वहाँ पे फिर ऐसे नहीं चलेगा कि मैं रैंडम शॉर्ट नोट्स उठाऊँ और रिवीजन करने लगूँ। फिर आपको एक रिटन टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि नेक्स्ट 4 डेज़ में मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स रिवाइज करना है, नेक्स्ट 2 डेज़ में फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज करना है, ऐसे करके एक रिटन टाइम टेबल आप बना लो। तो वो रिटन टाइम टेबल कब तक फॉलो करना है? एग्ज़ाम के 1 वीक पहले तक। इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम के 1 वीक पहले तक आपके सारे सब्जेक्ट्स 1-2 बार रिवाइज हो जाने चाहिए। अब लास्ट वीक में क्या करना है, आपको लास्ट वीक में कैलकुलेटर छोड़ देना है, पेन छोड़ दे देंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देखना है। आपको उन शॉर्ट नोट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवाइज करते चलना है। आप बैठो मत, आप खड़े खड़े रहो, टहलते टहलते उन शॉर्ट नोट्स को पेज पलटते जाओ, रिवाइज करते जाओ। तो आखिरी के 6 और 5 डेज़ में ये करना है। और सबसे आखिरी दिन तो मेरी एडवाइस होगी कुछ भी नहीं करो, आप चिल्ला लो, आप पढ़ाई नहीं करो। मेरे साथ सर उल्टा हो गया था, मैं लास्ट दिन सो नहीं पाया था गेट एग्जाम पे। मैं हार्डली 2 या 3 घंटे सोया था, बट लकीली मॉर्निंग शिफ्ट था तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इससे। ओके सौरभ, अभी बीच में हम बात कर रहे थे नॉन टेक की भी, ये भी एक मेजर कंसर्न होता है एक एस्पिरेंट का कि नॉन टेक की प्रिपरेशन हम किस पॉइंट पे स्टार्ट करें, क्योंकि नॉन टेक बीइंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड सबका फोकस उसी के ऊपर होता है, और वो मोस्टली स्टूडेंट्स का वीक भी होता है, तो उसी के ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो आपके हिसाब से आपने अपने नॉन टेक की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी, और क्या ये फ्रूटफुल होगा कि हम नॉन टेक के ऊपर उतना ही फोकस है जितना टेक्निकल के ऊपर देते हैं? गेट में जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गेट का, जिससे 15 या 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं।
तो मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जनरली सिविल इंजीनियर्स या किसी भी इंजीनियर्स की मैथमेटिक्स अच्छी होती है, बट उतनी अच्छी नहीं होती है कि गेट में बिना पढ़े बिना पढ़े जाके चल। मार्क्स आ जाए, क्योंकि हम मैथमेटिक्स को कहीं भूल ही जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स को हम लोग भूल ही जाते हैं कहीं। तो मैथमेटिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप 14 अगर 15 मार्क्स का आता है तो आप 12 to 14 मार्क्स बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। सौरभ, हमने अभी बात करी कि नॉन टेक एग्जामिनेशन की या नॉन टेक सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की। आप गेट के अलावा और कोई एग्ज़ाम भी दे रहे हैं या और कोई एग्ज़ाम दिया हो आपने? सर गेट के अलावा मैं ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। बेसिकली Okay. ईएससी और गेट की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में कर रहा था। तो ईएससी का नॉन टेक थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट होता है। उसके अलावा ईएससी प्रीलिम्स मैंने अभी दिया है, जिसमें मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि प्रीलिम्स का कट ऑफ मैं कट ऑफ से मतलब काफ़ी सेफ साइड हूँ। ओके, सो यू हैव गिवन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल्सो। अगेन अ वेरी कॉमन डाउट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, इज देयर इन डिफरेंस इन प्रिपरेशन ऑफ गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो हम इंजीनियरिंग की फील्ड में फेस करते हैं? सर इस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मेरा ओपिनियन जो ये है कि सिविल इंजीनियरिंग एक ही है। आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सिविल इंजीनियरिंग तो चेंज नहीं होने वाली है। एग्जैक्टली। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गेट ओरिएंटेड स्टडी करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली वो न्यूमेरिकल्स लगाते हैं जो गेट में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। बट गेट कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। गेट के जो सिलेबस में मेंशन्ड है वहाँ से गेट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप ईएससी प्रिपरेशन और गेट प्रिपरेशन को अलग मान के ना चलो, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं दोनों। नहीं, बट ये तो क्वेश्चंस अलग करना हुआ ना। अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन इज अ वन पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन, बट व्हेन आई एम रीडिंग अ थ्योरी, क्या गेट में एक टॉपिक की थ्योरी, जैसे आप गेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन बोल रहे थे, और ईएससी में एक टॉपिक की थ्योरी, इसमें कुछ वेरिएशन होता है? वैसे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। ईएससी में आपको इन डेप्थ थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, गेट में उतनी नॉलेज नहीं हो फिर भी आप क्वेश्चंस बना सकते हो। बट फिर भी मेरी एडवाइस ये है कि आप थ्योरी का अच्छा खासा नॉलेज ले लो, वो गेट में भी हेल्पफुल हो जाएगा। इवन गेट में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कभी कभी ऐसे आते हैं वो तभी क्रैक होंगे जब आपकी थ्योरेटिकल Knowledge कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा और एग्जैक्टली जब एक लर्नर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसे कैसे पता कि मुझे कितनी डेप्थ तक पढ़ना है? मीन्स वो लिमिट कहाँ पे लगाएगा कि नहीं इतनी डेप्थ तक ये गेट की प्रिपरेशन के लिए है, टॉपिक वही है, अब इससे ज़्यादा डेप्थ तक ईएससी की प्रिपरेशन के लिए है, और अगर मुझे स्टेट सर्विसेज देना है, पीएसयू देना है या एजे का एग्जाम देना है तो मैं इतनी डेप्थ तक पढ़ूँ, तो वो डिमार्केशन तो कभी होगा ही नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी लर्नर के लिए खुद से डिमार्केशन करना, तो इसलिए सारा सब कुछ पढ़ना है। सो द बेस्ट थिंग इज टू प्रिपेयर योर इंजीनियरिंग सिलेबस। अगर आपने अपना इंजीनियरिंग सिलेबस प्रिपेयर कर लिया, इट मीन्स यू आर इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। बस एक फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है जो हम लास्ट मोमेंट पे कर सकते हैं, लास्ट के 2 मंथ्स में। तो सौरभ, आपकी पूरी हिस्ट्री देख ली हमने, आपकी स्कूलिंग से लेके आपके कॉलेज लाइफ से लेके आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी। नाउ इफ़ वी एनालाइज योर दी डे, मतलब जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ उस दिन मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? मैं क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करूँ, कहाँ से पेपर स्टार्ट करूँ, कौन से टॉपिक्स को पहले अटेम्प्ट करूँ? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है अगर शुरू के 2-3 सवालों में आंसर नहीं निकल के आ रहे हैं तो पैनिक हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही पूरे पेपर को देने में कि आप 2-2 एग्जाम्स के अंदर टॉप रैंक लेके आ पाए? सर सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बोला कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस में आप मैक्सिमम स्कोर करोगे। बट सर यहाँ पे एक वार्निंग मैं देना चाहता हूँ एक्सपीरियंस को कि मॉक टेस्ट जब आप देते हो कभी कभी तो इसमें क्वेश्चंस इस ऑर्डर में रहते हैं, लाइक 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, इस टाइप के। बट जो एक्चुअल गेट है उसमें क्वेश्चंस शफल्ड होते हैं, तो आपके पास हाँ सारे क्वेश्चन जम्बल्ड होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप उसको मतलब अलग अलग सेग्रीगेट कर सको कौन सा 1 मार्क क्वेश्चन है, कौन सा 2 मार्क क्वेश्चन। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब आप डी डेज एग्जामिनेशन दिन पे जब गेट एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करते जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस का कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी का कोई लेवल का ऑर्डर नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उसको करते जाओ। लेकिन 1-2 क्वेश्चंस नहीं होंगे तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं सिर्फ गेट में नहीं अलग अलग एग्जाम्स में भी 1-2 क्वेश्चंस के बाद पैनिक कर जाते हैं, फिर पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। Exactly. मैं क्या करता था, अगर ऐसा कभी हुआ किसी एग्ज़ाम में कि 1-2 क्वेश्चंस नहीं हुए लगातार बैक टू बैक 1-2 क्वेश्चंस नहीं हुए तो मैं बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करता था। और लकीली हर बार ऐसा होता था कि लास्ट से इजी क्वेश्चंस मिलते थे और सारे हो जाते थे। मतलब आप ऑर्डर ही पूरा चेंज कर देते थे।
तो सौरभ, वी हैव लर्नड अबाउट एवरीथिंग इन योर जर्नी। सारी चीज़ें हमने देख ली कि आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी, स्कूलिंग से लेके, कॉलेज से लेके, फाइनली आपने गेट को क्रैक किया फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक से। सो एवरीथिंग वी हैव मैनेज वेरी वेल अप टिल नाउ। नाउ वील मूव टू द फन सेक्शन। अब हम फन सेक्शन में एंटर करेंगे। आई विल बी आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस फ्रॉम यू। इट विल बी अ रैपिड फायर राउंड। अभी तक आप सोच के उसको एनालाइज करके जवाब दे रहे थे। इस बार आपके दिमाग में जो भी चीज़ आती है आपको इंस्टेंटली उसे पुटअप करनी है, ताकि हम भी जान पाएँ कि पर्सनल लेवल पे कि किस तरीके से आप वर्कअप करते हैं चीज़ों को। सो वील एंटर इनटू द रैपिड फायर राउंड। आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। Saurabh, your first question is, if you could know the absolute and total truth of one question, what would be that? Absolute truth, I would like to know what is the purpose of life. क्यों आए इधर? Life किस लिए है? किस लिए है? Exactly. What is the most important object you own? Most important object, I guess they are my skills. Okay, सबसे precious चीज़ आपकी वही है। हाँ, उसको object बोलना सही है, नहीं बता रही हूँ। Is there any movie which everybody else have seen but you have not seen? सर एक मूवी है गॉडफादर, जो सबने देखी है, सबने रिकमेंड करती रहती है, सबने रिकमेंड किया है, बट मैंने अभी तक नहीं देखी। अभी तक नहीं देखी। चलिए, what is the stupidest thing you have done up till now? सबसे स्टूपिड चीज़ जो आपने करी हो। तो ऐसी तो बहुत सारी स्टूपिड चीज़ की है उनमें इतनी से ज़्यादा की है कि मुझे याद भी नहीं क्या क्या की है, बट कोई एक बताना हो तो मैंने मेरे ITK के प्रोफेसर उन्होंने बुलाया था मुझे मीटिंग के लिए, और फिर मेरे दोस्तों के साथ पार्टी थी, तो मैंने पार्टी को प्रेफरेंस दिया और मीटिंग छोड़ दी थी, तो आई थिंक दैट वाज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। Okay. When the things break, do you prefer to fix them or replace them? आई प्रेफर टू फिक्स देम। Okay, आप फिक्स करना पसंद करेंगे उसे। चलिए, इज देयर एनी ऐप इन योर फोन विच यू हेट द मोस्ट बट आप उसे डिलीट नहीं करते? अनअकैडमी का ऐप, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई किसको पसंद होती है, बट डिलीट नहीं कर सकते हैं। डिलीट नहीं कर सकते, मतलब मजबूरी है, पढ़ना ही है, पढ़ना तो है ही। और कोई ऑप्शन नहीं है। Exactly, sir. ओके, वुड यू लीव योर होम टाउन और फॉर एवर आप अपने होम टाउन में रहना पसंद करोगे? Even though I like my hometown a lot, but I would like to leave my hometown for exploring new places, both in India and around the world. ओके, व्हाट इज द ड्रीम जॉब? मतलब कि मेरे को ये करना ही करना है। I want to become a scientist, अगर वो possible हुआ तो। That's my dream job. मैं आई वाज अ साइंटिस्ट बट मैं टीचिंग में आ गया। चलिए, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव रेड टिल नाउ? Most interesting thing I read was Stephen Hawking की जो बुक थी, book about wormholes. I think that was very interesting. बहुत ज़्यादा समझ में भी तो नहीं आया, but interesting लगा काफ़ी। तो सौरभ, दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स जो आपने दिए, एंड फॉर दोज अमेजिंग आंसर्स वी हैव अ स्मॉल हैम्पर फॉर यू। Thank you so much, sir. तो सौरभ, इन द लास्ट सेक्शन वी हैव अ रिचुअल। अगर आप चाहते हैं आपका कोई फ्रेंड जो यहाँ पर आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे और लर्नर्स की हेल्प करे अपने ड्रीम एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सो यू कैन टैग दैट वन पर्टिकुलर पर्सन एंड विल ट्राई अवर बेस्ट कि वो भी यहाँ पे आए और अपने लर्निंग्स को शेयर करे। Okay, then I would like to tag Prajwal Katiyar. He is my junior at IIT Kanpur. और उन्होंने AIR 6 secure की है, GATE 2022 civil engineering में। I would like him to share his journey and experiences with you. So definitely we'll like you to come here and share your experience with the learners and enlighten them about the journey of preparing for GATE and other competitive examinations. Saurabh, one last thing, any one message जो आप चाहते हैं बाकी learners को देना जिससे उनकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिले? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना चाहता हूँ, बहुत सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बट मैं 2 वर्ड्स में समराइज़ करना चाहता हूँ। एक है डिसिप्लिन और दूसरी है ऑनेस्टी। आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है, किसी और से नहीं, खुद से ही ऑनेस्ट रहना है। और आप प्रिपरेशन ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर दिन आपको प्रीवियस योर सेल्फ से खुद को बेटर बनाना है। सो लर्नर्स, दिस वॉज द जर्नी ऑफ सौरभ। आई होप आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो सौरभ के हैं उनमें जो नई बातें हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आप भी सौरभ की तरह टॉप रैंक अचीव कर पाएंगे। सो लर्नर्स, आई होप यू अचीव योर ड्रीम इन नियर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट।